कंपनी ऐसी क्या मिस्टेक करती है फाइनेंशियली जिसके कारण वो कंपनीज बंद हो जाती है। जितने भी कंपनीज शुरू होती है 90% ऑफ देम आर शट इन द 5 years ऑफ ऑपरेशन। उसके कई सारे कॉमन मिस्टेक्स है। दो कॉमनली मिस्टेक्स मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। सबसे पहले ये रहता है कि आप कितना भी टैक्स बचा लो, आपको गवर्नमेंट एक दिन पकड़ लेगी और उस पर फाइन लगा के आपसे पैसा लेगी। इनकम टैक्स है, तो टैक्स तो देना तो पड़ेगा। गवर्नमेंट का बिजनेस करना नहीं है, उसका चीज़ों को गवर्न करना है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये है कि जितना भी आप कोशिश कर लो गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगी, परेशान कर लेगी। तो मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ 6 लाख करोड़ के ऊपर है और वो 15 करोड़ की सैलरी पे टैक्स दिखाते हैं। फाउंडर अपनी रियल वेल्थ एक सैलरी से नहीं बल्कि इक्विटी से जनरेट करता है। वोडाफोन का 1200 करोड़ का इनकम टैक्स का केस आया था। वो क्या केस था? ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी गई और जो जजमेंट है वो लकीली वोडाफोन के फेवर में आया और अगले ही दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस वहाँ पे आ गई और उन्होंने बताया कि आपको 12,000 करोड़ का टैक्स देना रहेगा। सिस्टम आज ऐसे वर्क करता है कि आपको प्रूव करना है कि आप इनोसेंट हो। ये शायद सिस्टम का इश्यू हो सकता है या अपना जो अमीन जी एक बात बताओ, मैंने बोल दिया आपको आज आप चोर हो। अब आप प्रूव करो नहीं हो, करो। अच्छा, इसमें मैं लीगल कंसेप्ट में बताता हूँ। ये तो बात ही गलत होगी ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ इस लीगल कंसेप्ट में। अमीन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। टैक्स फाइलिंग की बात करेंगे आज, ठीक है। अब उससे पहले एक थोड़ा सी तड़का दे देते हैं पॉडकास्ट के अंदर। मेरा ऐसा मानना है सर कि आप कितना भी टैक्स बचा लो, आपको गवर्नमेंट एक दिन पकड़ लेगी और उस पर फाइन लगा के आपसे पैसा लेगी। अगर सामने आके फाइन लगा दे तो ठीक है, नहीं तो पीछे से आपसे पैसा लिया जाएगा। पहला केस। दूसरा केस ऐसा है कि आपके अंदर सेटिंग है तो आप पैसा बचा सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप इनकम टैक्स बचा सको। कितना सही और कितना गलत है सब। जी, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना रहेगा कि देखिए इनकम टैक्स है तो टैक्स तो देना तो पड़ेगा। वैसा तो नहीं है कि बिना दिए काम चल जाएगा, राइट। और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का बिजनेस करना नहीं है, उसका चीज़ों को गवर्न करना है। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्सेस। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये है कि जितना भी आप कोशिश कर लो गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगी, परेशान कर लेगी। लेकिन आपने सही तरीके से प्लानिंग किया और गवर्नमेंट ऑफिसर आ भी जाता है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब तक आप सही हो, आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है, जो केसेस हम आगे देखेंगे कि जहाँ पे एसएससी के फेवर में भी आंसर आया है, राइट। और रहा सवाल जो सेटिंग का और ये सारा जो मामला था, अब आई डोंट थिंक सो 2025 ऑनवर्ड से ये सब कुछ होगा या नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो चुकी है। अब जो आपका असेसमेंट होता है, आपको डिपार्टमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका असेसिंग ऑफिसर ऑनलाइन ही नोटिस जनरेट करेगा और आपको ऑनलाइन ही उसका रिस्पॉन्स देना है। और जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, वो अभी इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो चुकी है। उस स्कीम के तहत क्या है, जो असेसिंग ऑफिसर है उससे नहीं पता कि सामने एसएससी कौन है और एसएससी को भी नहीं पता कि असेसिंग ऑफिसर सामने कौन है। तो ट्रांसपेरेंसी विद द हेल्प ऑफ एक्ट, विद द हेल्प ऑफ रूल्स, यू कैन डेफिनेटली डिफेंड योर राइट्स। बट इसमें टेंशन कितना है सर? मान लो कि एक आदमी फेसलेस है, उसने आपका कोई भी केस रेज कर दिया कि भैया फलाना आपने ये टैक्स पे नहीं किया, जबकि सब कुछ सही है। अब उस केस को अपील करने के लिए आपको पैसा देना है, वकील हायर करना है, सब काम करना है। तो इतना टेंशन में जिएगा आदमी, बताओ। पहले तो ऐसा होता था, चलो ठीक है, वो सीए जाके इनकम टैक्स ऑफिसर के बात करके सेटिंग करके सेट कर देता था। बट आज तो और टेंशन पैदा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो असेसिंग ऑफिसर ऐसे ही सिस्टम से केस जनरेट कर देगा। मैं केस शेयर करूंगा आपको अभी। जी प्लीज। हाँ। एसेसिंग जैसा मैं बता रहा हूँ कि एसेसिंग ऑफिसर डायरेक्टली वो केस को सिलेक्ट नहीं करेगा। वो सिस्टम होगी, एआई बेस्ड सिस्टम जो रहेगी, अगर उसे कोई डिस्क्रिपेंसीज पता चलेगी आपके फाइल किए हुए रिकॉर्ड्स में और इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स में, तब जाके आपको जो है सबसे पहले असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट ओपन किया जाएगा। अभी तक कोई नोटिस की बात नहीं है। देखिए, आम आदमी को क्या लगता है कि डायरेक्ट नोटिस आ जाएगा, नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको सुनने का मौका दिया जाएगा। ये आपका अधिकार है। तो आपको बिना सुने, आपके डॉक्यूमेंट्स बिना वेरीफाई किए कोई भी नोटिस नहीं आने वाली है। अमीन जी एक बात बताओ, मैंने बोल दिया आपको आज आप चोर हो। अब आप प्रूफ करो नहीं हो, करो। अच्छा, इसमें मैं लीगल ये तो कंसेप्ट में बता बात रहा ही हूँ। गलत हो गई ना। नहीं, मैं आपको बताता हूँ इस लीगल कंसेप्ट में। अगर आप मुझे कहते हो चोर हो, ये तो आपने ही कह दिया, मैं तो इग्नोर कर दूंगा। आप कोर्ट में जाके कहते हो मैं चोर हूँ, मुझे प्रूफ नहीं करना है, ये आपको प्रूफ करना है कि मैं कैसे चोर हूँ। नहीं, पर सिस्टम तो ये बोलता है सर कि आपको प्रूव करना है कि आप इनोसेंट हो। सिस्टम आज ऐसे वर्क करता है, ना कि ये वर्क करता है कि आपको पुलिस वालों को ये बताना है कि यार ये चोर है, इसको ऐसा ऐसा किया। उसको प्रूव करना है कि ही इज नॉट गिल्टी। ये शायद सिस्टम का
इश्यू हो सकता है या अपना जो परसेप्शन है सोसाइटी में वो उसके मुताबिक रह सकता है, लेकिन जहाँ पे भी लीगल राइट्स की बात होगी कोई भी आपको डायरेक्टली ऐसा चैलेंज नहीं कर सकता है, एंड यू कैन ऑलवेज प्रोटेक्ट योर लीगल राइट्स। अमित सर, एक बात बताओ कि वोडाफोन का एक 1200 करोड़ का इनकम टैक्स का केस आया था, वो क्या केस था? 2007 में अभिषेक जी क्या हुआ था, वोडाफोन को इंडिया में एंटर करना था। अब किसी भी बिजनेस को नए सिरे से बिल्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट बात है, और 2007 में हचिसन एसआर को इंडिया से एग्जिट करना था। तो दोनों के बीच में क्या डील हुआ कि हचिसन एसआर की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, जितना भी बिजनेस है, वो वोडाफोन $11 मिलियन में परचेस कर देगा। अब अगर मान लीजिए कि ये सारी असेट्स जितनी भी है इंडिया की बिजनेस असेट्स, इंडिया में अगर वो सेल आउट कर देते तो उस सिचुएशन से कैपिटल गेन टैक्स लग जाता। तो वोडाफोन ने यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्ट मूवमेंट किया, टैक्स प्लानिंग करने की कोशिश की, और उन्होंने हचिसन इंडिया कंपनी के शेयर्स बाय करने के बजाय हच की जो होल्डिंग कंपनी थी केमन आइलैंड में सिचुएटेड, उनके मेजोरिटी स्टेक्स परचेस कर दिए, और रातों रात ओनर बदला गया। हच के बजाय वोडाफोन की एंट्री हो गई, और अगले ही दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस वहाँ पे आ गई, और उन्होंने बताया कि आपको 12,000 करोड़ का टैक्स देना रहेगा। वोडाफोन ने यहाँ पे टैक्स प्लानिंग का इस्तेमाल किया, और उन्होंने बताया कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो केमन आइलैंड में हुआ है, यहाँ पे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, और यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट जो इंडियन जुरिडिक्शन पे लगता है वो केमन आइलैंड पे नहीं लगना चाहिए, और ये ट्रांजैक्शन पूरा ही टैक्स फ्री होना चाहिए। और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी गई, और जो जजमेंट है वो लकीली वोडाफोन के फेवर में आया। अब इस सिचुएशन में दिक्कत क्या हो गई है, जो हज कंपनी है उसने इंडिया में ही बिजनेस किया, यहाँ पे ही पैसा कमाया, यहाँ पे ही असेट की, और जब टैक्स पे करने की बारी आई तब उन्होंने बता दिया कि वी आर अ फॉरेन कंपनी, वी डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस इन इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी ये थोड़ा सा अनफेयर लगा। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट बिंग गवर्नमेंट उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जो है कानून बनाना। उन्होंने एक्ट को ही अमेंड कर दिया, और वो रेट्रोस्पेक्टिवली 1961 से इम्प्लीमेंट कर दिया कि जितने भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टैक्स लगा सकती है। और जो 12,000 की करोड़ की जो नोटिस है, जहाँ पे वोडाफोन केस जीत कर भी केस हार गया, और उन्हें फिर टैक्स तो पे करना ही पड़ा। तो ये कितना फेयर और अनफेयर है आपके हिसाब से? देखिए, लॉ में फेयर और अनफेयर ये जज नहीं किया जाता है, लॉ में इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन देखा जाता है। कई केसेस में वैसा है कि जहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऐसा से सही तरीके से कर रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से होता है, वहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी है। और कहीं जगह पे इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से किया जाता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन का यूज़ करके जहाँ पे टैक्स प्लानिंग भी की जा सकती है। तो अल्टीमेटली फेयर या अनफेयर से जज नहीं किया जाएगा, लॉ इमोशंस पे भी नहीं बेस्ड होगा। अच्छा सर, ये बताओ कि कंपनी ऐसी क्या मिस्टेक करती है फाइनेंशियली जिसके कारण वो कंपनीज बंद हो जाती है? क्या लीगल कॉम्प्लाइंसेस ऐसे आ जाते हैं जिसके कारण कंपनीज बंद करनी पड़ती है? देखिए, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ। जितनी भी कंपनीज शुरू होती है 90% ऑफ देम आर शट इन द 5 इयर्स ऑफ ऑपरेशन। उसके कई सारे कॉमन मिस्टेक्स है। दो कॉमनली मिस्टेक्स मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा। सबसे पहले ये रहता है कि फाउंडर्स जो है वो कंप्लायंस को कहीं ना कहीं पे इग्नोर कर देते हैं। देखिए, फाउंडर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फाउंडर बन के टिके रहना दैट इज़ अ रियल चैलेंज। वो आपका डे टू डे चैलेंज रहता है, जहाँ पे आपको बिजनेस एक्सपेक्ट भी देखना है, साथ साथ लीगल कंप्लाइंसेस भी देखना है। कुछ फाउंडर्स वैसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, और कंप्लायंस को एक ऑप्शनल कॉस्ट समझ के उसे इग्नोर करते हैं। बिजनेस तो वहाँ पे बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप जो ट्रबल में फंसोगे उसमें फिर आपको कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। और कुछ फाउंडर्स वैसे होते हैं जो कंप्लायंस को ओवर प्रेशर कर देते हैं, या कंप्लायंस में ओवर बर्डन कर देते हैं, बिजनेस पे फोकस ही नहीं करते हैं। राइट, ये दोनों ही सिचुएशन गलत है। As a business owner, as a business founder, you have to balance the both of the approach. फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कैश फ्लो प्रॉपर्ली मैनेज ना होना। जैसे हम शार्क टैंक पे देख रहे हैं कि कई सारे बिजनेसेस आते हैं, प्रॉफिटेबल है, पैसा भी बना रहे हैं, लेकिन उनके पास रनवे सिर्फ 6 से 8 महीने का है। उसके बाद अगर पैसा नहीं मिला, फंडिंग नहीं मिली, तो उनकी कंपनी बंद भी हो सकती है। अब उस सिचुएशन में कैश फ्लो अगर प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, आपकी वर्किंग साइकिल एफिशिएंटली मैनेज नहीं किया, कहाँ पे पैसा जा रहा है, पैसा कहाँ से बन रहा है वो तो सभी को पता है, लेकिन पैसा कहाँ पे जा रहा है वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन दो एस्पेक्ट पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अच्छा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बनानी चाहिए? ओके, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि जो जितने भी सीरियस फाउंडर्स हैं उन्हें डे वन से अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे बनानी चाहिए। लोगों को ये लगता है कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो जब बिजनेस बड़ा होगा तब बना देंगे, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बड़े लोगों का खेल है, ये तो मॉडर्न तरीका है बिजनेस वगैरह रन करने का। लेकिन ये कम्प्लीटली मिथ है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो कंसेप्ट है वो आज नया कंसेप्ट नहीं है,
वो 400 साल पुराना कंसेप्ट है, बल्कि उससे भी ज़्यादा पुराना कंसेप्ट है। हम सभी जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही थी, राइट, जिसने इंडिया में आके अपना बिजनेस वगैरह एक्सपांड किया एंड गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आपको वैसा नहीं कि बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब करेंगे, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस बड़ा होगा तब तक आपका नेम कॉपी होने के भी चांसेस है, राइट। इनिशियल डेज पे आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा, प्रोपराइटरशिप से आप रजिस्ट्रेशन लेना भी डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी इजीली नहीं मिलता है, और इसी के साथ साथ कस्टमर का जो परसेप्शन है वो भी सीरियसली नहीं रहेगा। आप अगर फंडिंग लेने जाओगे, बिजनेस हो जाता है, आपके पास फाइनेंशियल वगैरह सब कुछ है, लेकिन कंपनी नहीं है, तो वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, राइट। तो डे वन से अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अगर आप सीरियस फाउंडर हो तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना बहुत ही ज़रूरी है। ये लॉस हार्वेस्टिंग क्या होती है? मैंने तो नहीं सुना, पहली बार ही सुन रहा हूँ ये वर्ड में। ओके, सो देखिए, एक फाउंडर जो है वो लॉस से डरता है, लेकिन एक जो स्मार्ट फाउंडर है वो उन्हीं लॉस को यूटिलाइज करके फंडिंग ग्रैब करता है और अपना जो है बिजनेस को एक्सपांड करता है। हम सभी ने देखा है कि जोमेटो, स्विगी, ये सारे कई सालों तक लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स थे, लेकिन फिर भी उन्हें वैल्यूएशन मिला है, और आज लिस्टिंग होने के बाद उन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर करना जाहिर किया है। जस्ट रीजन बीइंग अब रिटेल इन्वेस्टर को भी खुश करना है। अब इवन दो दे आर डिक्लेयरिंग अ प्रॉफिट, बट फिर भी वो जीरो टैक्स पे करेंगे। रीजन बीइंग लॉस हार्वेस्टिंग ये रहता है कि इनिशियल डेज में आपने जितना भी बिजनेस में लॉस किया है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अप टू 8 असेसमेंट ईयर। आज जो मैंने लॉस किया वो मैं 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मान लीजिए आज मैंने मार्केटिंग में अपनी ब्रांड वगैरह बनाने में बहुत ही ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट किया, 50 लाख का इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे लॉस हुआ, अगले साल मुझे 25 लाख का लॉस हुआ, टोटल लॉस 2 फाइनेंशियल ईयर में मेरा 75 लाख का हुआ। अगर थर्ड ईयर में मेरा प्रॉफिट मैं 75 लाख डिक्लेयर करता हूँ, तो इन दोनों साल का लॉस मैं सेट ऑफ कर दूंगा और 75 लाख पे मैं एक भी रुपया टैक्स नहीं दूंगा, राइट। तो ये लॉस हार्वेस्टिंग की वजह से आपका जो लॉस है वो आप फ्यूचर में हार्वेस्ट कर सकते हो अगेंस्ट ए फ्यूचर प्रॉफिट। करेक्ट करेक्ट, मतलब आजकल फाउंडर्स फंडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि टीम स्ट्रेंथिंग पर। सही है, गलत है? कहीं ना कहीं ये बात हमने नोटिस की है, जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनका यही एक ऑप्टेन रहता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों शुरू करना है, ताकि उन्हें फंडिंग मिल जाए। लेकिन वही है कि क्लियर पाथ होना ज़रूरी है। फंडिंग तो मिल जाएगी, लेकिन फंडिंग के बाद क्या होगा? आज शार्क टैंक में भी क्या ही हो रहा है, हम देख रहे हैं। सभी हर किसी को फंडिंग नहीं मिलती है। किसे फंडिंग मिलती है? जिसका बिजनेस स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है और प्रोडक्ट मार्केट फिक्स एस्टेब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रॉफिटेबल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके बिजनेस के फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए, प्रोडक्ट मार्केट फिट आपका सही बैठ जाएगा, तो आपको फंडिंग मिलने के ज़्यादा चांसेस है, और फिर आप उस फंडिंग को सही तरीके से यूटिलाइज भी कर पाओगे, राइट। इन्वेस्टर वैसे भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करके एक रिस्क ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं रिस्क को मिटिगेट करने की भी तो कोशिश करेगा। तो आपको फंडिंग चेस करने के बजाय इनिशियल डेज पर अपने बिजनेस को सेटअप करना है, अपने बिजनेस के फंडामेंटल्स को सेट करना है। आप जो प्रोडक्ट लेकर आए हो मार्केट में चल रहा है नहीं चल रहा है वो देखना है। अगर वो हो जाता है तो जाहिर सी बात है आपको फंडिंग मिल सकती है इसीलिए। आप एक बात और कहते हो, टीडीएस मिलना मतलब लॉस, लॉस है, विन नहीं है। जी, टीडीएस का रिफंड होना, ऐसा क्यों बोलते हैं? ओके। सो अकॉर्डिंग टू मी टीडीएस रिफंड जो आपको आता है वो आपका विन नहीं लॉस है। इसे मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो कई लोग टीडीएस रिफंड को लेकर, खास करके सैलरीड एम्प्लॉइज, खुश हो जाते हैं कि भाई हमें टीडीएस रिफंड मिला है, उन्हें एक बोनस की तरह फील होता है। बट ये आपने एफिशिएंट टैक्स प्लानिंग नहीं किया, उसी का एक नतीजा है। अगर मार्च के महीने में आप अपने एचआर को सारे एक्सपेंसेस कवर अप कर देते हैं, सारे एक्सपेंसेस वहाँ पे आपने डिस्क्लोज किया होता, तो उतना ही आपका टीडीएस कट ना होता और आपका इन हैंड कंपोनेंट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता। बट जस्ट बिकॉज आपने प्रॉपर टैक्स प्लानिंग नहीं की, इसीलिए आप जुलाई से पहले अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो, और अब आप लाइन में खड़े हो कि कब आपको रिफंड मिल जाए, और आपको जब रिफंड मिलता है तब आपको खुशी होती है। सो अगर पहले से एफिशिएंटली प्लानिंग किया होता तो आपका इन हैंड कंपोनेंट ज़्यादा होता और वो पैसा आप कहीं पे भी इन्वेस्ट भी कर सकते थे, राइट। तो वही पैसा आप इन्वेस्ट करके अपना रिटर्न्स भी अर्न कर सकते हो। सो दिस इज नॉट अ विन बट अ लॉस। अच्छा, जब ये एआई मिसमैनेजमेंट हो जाता है तो क्या कुछ बड़ी ट्रबल आती है इससे? अच्छा, जैसे शुरुआत में आपने कहा कि गवर्नमेंट कभी भी नोटिस आ जाएगी या कभी भी नोटिस जनरेट कर देगा, तो अब मैं आपको उससे डिटेल में बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि जो नोटिस जनरेट होना है उसके पहले स्क्रूटिनी असेसमेंट होगा, और स्क्रूटिनी असेसमेंट के लिए केस रीओपन कब होगा? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कई बार क्या रहता है, अब एआईएस स्टेटमेंट आ जाने के बाद पहले भी डिपार्टमेंट के पास तो इन्फॉर्मेशन थी, बट वो इन्फॉर्मेशन अब एआईएस के रूप में एसएसडी को भी दिखा रहे। एआईएस स्टेटमेंट में, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में, आपकी छोटी से छोटी इनकम लेकर बड़ी से बड़ी इनकम डिस्क्लोज है। जैसे आपका डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये भी वहाँ तक क्लब है,
उसके साथ अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है, कैश विड्रॉ किया है, कैश डिपॉजिट किया है, ये सारे ट्रांजैक्शन वहाँ पे क्लब है। अगर उन सारे ट्रांजैक्शंस को आपने सही से रिपोर्ट नहीं किया, आपने रिटर्न फाइल किया, इवन दो आपको लेजिटिमेट रिफंड आ रहा है, लॉ के तहत आपको रिफंड बन के आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको रिफंड आने से पहले आपको डिफेक्टिव टैक्स नोटिस आ जाएगा। जिसका मैं एक एग्जांपल लेके कहता हूँ। मान लीजिए कि एक सैलरीड एम्प्लॉई है जो सालों से अपना ITR 1 फाइल कर रहा है। इस साल भी उन्होंने अपना ITR 1 फाइल कर दिया। अब ITR फाइलिंग के टाइम पर उन्होंने अपनी सैलरी इनकम तो डिस्क्लोज कर दी, बट उनके कुछ कैपिटल गेन्स के ट्रांजेक्शन थे, शेयर्स में ट्रांजेक्शन थे, वो कुछ ज़्यादा रकम के नहीं थे, सिर्फ 5,000 के ही थे, और उसमें लॉस भी 500 रुपये का था, मान लेते हैं। अब उन्होंने जब ITR फाइलिंग के टाइम पे सोचा कि यार ये मेरा लॉस ही है, मुझे डिस्क्लोज करके क्या करना है, मुझे इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करना है, मैं सिर्फ अपनी सैलरी इनकम दिखा देता हूँ, और ये मेरा लीगल रिफंड बन के आ रहा है कि भाई 50,000 रिफंड बन के आ रहा है, वो मैं 50,000 रिफंड क्लेम कर देता हूँ। अब उसमें दिक्कत ये होती है कि सिस्टम ये नहीं देखता है कि लॉस आपका 100 रुपये है, ट्रांजेक्शन आपका 5,000 है या क्या है। सिस्टम है तो डेटा वेरीफाई करता है, और वहाँ पे आपका रिटर्न प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं होगा, प्रॉपर्ली प्रोसेस नहीं होगा, और सिस्टम आपको डिफेक्टिव टैक्स नोटिस भेज सकता है। तो वहाँ पे क्लियरली रिपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, टैक्स की बात कर रहे हैं तो मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ 6 लाख करोड़ के ऊपर है, और वो 15 करोड़ की सैलरी पे टैक्स दिखाते हैं, जहाँ पे सलमान खान, शाहरुख खान 100 करोड़ का टैक्स पे करते हैं। तो ये कैसे करता है काम? अच्छा, इसमें आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। जैसे आपने कहा कि सैलरी 15 करोड़ है, नेटवर्थ 6 लाख करोड़ या 6.5 लाख करोड़ की नेटवर्थ है। अब नेटवर्थ में कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं, और एक और चीज़ समझना फाउंडर को ज़रूरी है कि फाउंडर अपनी रियल वेल्थ एक सैलरी से नहीं बल्कि इक्विटी से जनरेट करता है। उसके बिजनेस का जो इक्विटी है, जो कैप शेयर्स है, जो शेयर्स एप्रिशिएट होगा, उससे उसकी नेटवर्थ डिफाइन होती है। मुकेश अंबानी जी का एक केस है जहाँ पे 15 करोड़ की उन्होंने सैलरी ली है। साथ ही साथ वैसा स्टीव जॉब्स का भी केस है जहाँ पे 1997 से लेकर उन्होंने अपनी डेथ तक जो है सिर्फ $1 की ही सैलरी ली थी, राइट। बट इट डजंट मीन कि सिर्फ वही सैलरी से उनका गुजारा चलता है। बाकी सारे परक्यूजर्स दे आर एंजॉइंग देयर प्राइवेट जेट्स, दे आर हैविंग द मेडिकल सेफ्टी, दे आर हैविंग द अकोमोडेशन, ईच एंड एवरीथिंग। बट उनका जो मेजर कंपोनेंट जो अर्न करते हैं वो शेयर से अर्न करते हैं, कैपिटल गेन से अर्न करते हैं। और इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी पे ज़्यादा टैक्स लगता है, कैपिटल गेन्स पे कम टैक्स लगता है। जहाँ पे अगर आपकी इनकम सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है 42.5% तक भी आपको टैक्स पे करना रह सकता है, सैलरी के कंपोनेंट में या बाकी सारे इनकम के कंपोनेंट में। और अगर कैपिटल गेन हुआ तो यू कैन प्लान द टैक्सेस अकॉर्डिंगली। अच्छा, अभी जो नया बजट आया उसमें ओल्ड टैक्स में जाना चाहिए कि न्यू टैक्स में जाना चाहिए? अच्छा, ये बड़ा ही हॉट टेक है, और इसमें तो केस टू केस डेफिनेटली आंसर डिपेंड करता है। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरलिटी, तो एक रेफरेंस लेके मैं बता दूं कि अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम है, राइट, तो उस केसेस में आपको आंख बंद करके न्यू रिजिम में जाना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वाई आई एम सेइंग दिस, ओल्ड रिजिम में भी बेनिफिशियल हो सकता है, पर अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो न्यू रिजिम में मोटा मोटा आपका ₹1,00,000 का टैक्स बन के आएगा 15 लाख की सैलरी पर। ओल्ड रिजिम में उससे ज़्यादा टैक्स बनकर आएगा। अगर सेम आपको करना है तो ओल्ड रिजिम में आपको 4 से 5 लाख के खर्चे क्लेम करने होंगे, और अगर न्यू रिजिम में जितना टैक्स बन के आ रहा है उससे भी कम आपको टैक्स पे करना है ओल्ड रिजिम में, तो आपको 6 लाख या 7 लाख के भी एक्सपेंसेस डिक्लेयर करने पड़ सकते हैं। अब चैलेंज क्या है प्रैक्टिकल, 6 लाख के एक्सपेंडिचर क्लेम करने में आपको 3 साढ़े 3 का HRA दिखाना रहेगा, 2 लाख का आप होम लोन इंटरेस्ट दिखा दोगे, 1.5 लाख का आप ATC दिखा दोगे, 50,000 का हेल्थ इंश्योरेंस दिखा दोगे, आपका इन हैंड कंपोनेंट बचेगा ही क्या। और अगर आप सही में वैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो, सो यू नीड अ बेटर फाइनेंशियल कंसल्टेंट टू रीप्लान योर फाइनेंसेस। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ कि ये तो इंडिविजुअल की बात हो गई, बट अगर कोई जैसे बिजनेस है तो इंडियन सिस्टम के अंदर जो टैक्स सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं है, और अगर है तो आप क्या फिक्स करते हैं? ओके, सो डेफिनेटली ना कि सिर्फ इंडिया का टैक्स सिस्टम, आप वर्ल्ड के कई सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का अगर टैक्स सिस्टम देखो तो कहीं ना कहीं भी कॉम्प्लिकेशंस तो आपको दिखाई देगा ही देगा। सवाल सिर्फ यहाँ पे टैक्स कॉम्प्लिकेट है या नहीं है उससे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, बट जो कंप्लायंसेस है, जो प्रोसीजरल पार्ट है, वो कहीं ना कहीं पे एक बिजनेस ओनर को ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि टैक्स तो आप एक साल ख़त्म होगा फिर करोगे, लेकिन जो डे टू डे कंप्लायंसेस है वो आपको मंथली या क्वार्टरली फाइल करना है। एक एग्जांपल लेते हैं कि पुणे बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है, टेक कंपनी है, जिनका एनुअल टर्नओवर सिर्फ 25 लाख रुपए है। अब उन्हें GSTR 1 भी फाइल करना है, GSTR 3B भी फाइल करना है, 2A रिकन्सिलेशन करना है, एम्प्लॉइज़ हो गए तो PAF, ESIC, TDS फाइल करना है, और ये सभी फाइलिंग का रजिस्ट्रेशन अलग अलग, उनका सभी का पोर्टल भी अलग अलग, राइट। तो ये मैनेज करना डिफिकल्ट है। हाँ, अगर मैं कुछ फिक्स कर सकता तो आई वुड हैव इंट्रोड्यूस्ड अ वन नेशन वन विंडो काइंड ऑफ सिस्टम,
ये थोड़ा सा फैंसी वर्ड है, बट हाउ इट कैन वर्क कि जहाँ पे एक ही विंडो है, जहाँ पे सारे कंप्लाइंसेस आपको एक ही पोर्टल पे जाके मैनेज कर देना है। बट कहीं ना कहीं ये इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट भी है। यहाँ पे सरकार की गलती नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से इंडिया में जो कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स है, और हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना लेबर लॉ कंप्लाइंसेस रहते हैं, राइट। और अगर एक ही पोर्टल कर दिया जाए, आज हम देखते हैं कि ड्यू डेट के टाइम पर इनकम टैक्स की वेबसाइट जो है लोड होना बंद कर देती है, उसमें सर्वर पे लोड आ जाता है। तो अगर जब करोड़ों टैक्स पेयर एक ही विंडो पे आ जाएंगे तो वहाँ पे भी दिक्कत रहती है। लेकिन जब तक ये दिक्कत है तब तक फाइल टैक्स ऑनलाइन तो आपके पास सही है आपके कंप्लाइंसेस मैनेज करने के लिए। अच्छा, जिन लोगों का बिजनेस ओवरसीज है, मतलब वर्ल्ड वाइड है, तो उनको कहाँ का टैक्स सिस्टम फॉलो करना चाहिए? इट डिपेंड्स अपन के कहाँ पे उनका बिजनेस बेस्ड है, राइट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर्ल्ड वाइड है तो सिर्फ एक ही कंट्री या टैक्स हेवन में ही आप जाके अपना सारा टैक्स प्लानिंग वगैरह कर दो। इट डिपेंड अपॉन द केस टू केस। अच्छा, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक इंडियन रेसिडेंट है, और इंडियन रेसिडेंट होने के बाद आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। अभी कोई सिटीज़न वैसा सोच सकता है कि भाई मैं इंडिया में क्यों सिटीज़न रहूँ, मैं यूके का सिटीज़नशिप ले लूँ, या इंडिया में सिर्फ 182 डेज़ या उससे कम लेकर नॉन रेसिडेंसी डिक्लेयर कर दूँ। सो इट विल डिपेंड अपॉन केस कि क्या आपका बिजनेस सही में ग्लोबल है, क्या आप XYZ कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो। अगर आप ऑपरेट कर रहे हो, वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में नॉन रेसिडेंसी आप डिक्लेयर कर सकते हो। बट दिक्कत कब आना शुरू होती है कि जस्ट बिकॉज आप एक टैक्स बचाने के लिए या टैक्स इवेजन करने के लिए इंडिया में नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हो, और सारा आपका बिजनेस का कंट्रोल तो इंडिया से ही होता है। और इसीलिए इनकम टैक्स एक्ट में एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, विच इज़ प्लेस ऑफ इफेक्टिव बिजनेस, जिसे शॉर्ट में हम प्यार से पोएम बुलाते हैं, कि आप कहाँ पे बैठ के अपना बिजनेस कर रहे हो। मान लीजिए आप मुंबई में बैठे हो और सारा बिजनेसेस आप मुंबई से ही कंट्रोल कर रहे हो, और इंडिया में ही आप बिजनेस करो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने कंपनी कैमन आइलैंड या कहीं और पे टैक्स हेवन पे आपने इनकॉर्पोरेट कर दी, तो सिर्फ इनकॉर्पोरेशन से आपका नॉन रेसिडेंसी डिक्लेयर नहीं हो जाएगा, राइट। आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कहाँ पर है वो डिपेंड करता है। तो ऐसा कर सकते हैं लोग, जैसे दुबई में आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया पर इंडिया में बैठ के आप सैलरी ले रहे हो बस, और पैसा सारा दुबई में आ रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे भी अमेंडमेंट होने के बाद, अगर इवन दो आप नॉन रेसिडेंट हो, राइट, और इंडिया में आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, FD, कैपिटल गेंस या व्हाट्सएवर, और आप किसी और कंट्री में टैक्सेबल नहीं हो, देन द इंडियन गवर्नमेंट विल चार्ज यू फॉर द टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ योर सिटीजनशिप, राइट। अब UAE में टैक्स लागू नहीं होता है, आप इंडिया में रह रहे हो, और अगर इंडिया की इनकम, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन इनकम विच यू आर कंट्रोलिंग, वो अगर आपका 15 लाख से ज़्यादा हो गया, तो आपका नॉन रेसिडेंसी नहीं, आप रेसिडेंट ही कहलाओगे। अच्छा, ये 54F के थ्रू भी कोई टैक्स बचाया जा सकता है? सेक्शन 54F। सेक्शन 54F है, जब आपको जितना कैपिटल गेन होता है फ्रॉम द नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, वहाँ पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। उसकी कई कंडीशंस है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे बाकी सारी कैपिटल असेट्स, आपका गोल्ड हो गया, शेयर्स हो गया, राइट, ये सारी जो आपकी कैपिटल असेट्स है। इवन आपका प्लॉट ऑफ लैंड हो गया, जहाँ पे आप रेसिडेंट नहीं कर रहे हो, रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस के लिए नहीं है, आपकी शॉप हो गया, कॉमर्शियल यूजेज के लिए आप कर रहे हो, राइट। वैसी सारी प्रॉपर्टीज भी आर कंसिडर्ड एज अ नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। उन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप सेल करते हो, आपने गोल्ड सेल कर दिया या किसी कंपनी के शेयर सेल कर दिए, और आपको जितना भी कैपिटल गेन हुआ, वो आप री इन्वेस्ट करते हो टू बाय अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे कंडीशन ये है कि बाय करने के टाइम पे आपको इंडिया में एक से ज़्यादा कोई और प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं होनी चाहिए। और कंडीशन ये है कि अगर आपने पहले से प्री बाय करके रखा है, तो आपका जहाँ पे आपने सेल किया, सो डेट ऑफ इवेंट आपकी जो रहेगी, उसके 1 साल पहले या उसके 2 साल बाद आप नई प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो। अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो 3 इयर्स में आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देना है, और जितना भी कैपिटल गेन होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी कंपनी के शेयर सेल किए, 50 लाख का आपका नेट कंसिडरेशन हुआ, उसमें कैपिटल गेन आपका निकल गया 30 लाख रुपए। अगर आपने पूरे के पूरे 50 लाख रुपए कोई और नई प्रॉपर्टी बाय करने में लगा दिए, तो आपका पूरा के पूरा कैपिटल गेन जो 30 लाख का था वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, ज़ीरो टैक्स पे करना है। बट कंडीशन ये है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हो वो इंडिया में होनी चाहिए, ना कि इंडिया के बाहर। बाहर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, लोगों को लग रहा है कि नहीं है। करेक्ट। अच्छा, सो सर, जैसे मान लो कि KL राहुल है, धोनी जी है, विराट जी है, इन लोगों को गिफ्ट मिले 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के। जिसने गिफ्ट दिए उसको भी कोई टैक्स पे नहीं करना है, और जिसने गिफ्ट लिया उसको भी कोई टैक्स पे नहीं करना है? ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ। तो इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक
गिफ्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होती है तो वो टैक्सेबल होती है, लेकिन उसकी कुछ शर्त है जहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगी। जहाँ पे अगर आपको रिलेटिव के पास से गिफ्ट मिलती है तो रिलेटिव की कई सारी डेफिनेशन है। वहाँ से कोई रिलेटिव आपको गिफ्ट दे रहा है तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और स्पेशल ओकेशन है, ओकेशन ऑफ मैरिज। वहाँ पे जितनी भी आपको गिफ्ट मिलेगी मैरिज के ओकेशन पे, आपको उस पे भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोविज़न है। बट यहाँ पे जो गिफ्ट ले रहा है उससे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गिफ्ट दे रहा है उससे अपनी सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अगर आप मान लो कि 3 करोड़ की किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो आपके सोर्स ऑफ इनकम वो जस्टिफाइबल होनी चाहिए कि आपने 3 करोड़ की गिफ्ट किसी को दी है। आपकी इनकम ही दिखाई नहीं दे रहे हो, सिर्फ मैरिज के ओकेशन पे आपने गिफ्ट ले लिया और समझ रहे हो कि टैक्स प्लानिंग हो गई, नहीं, यहाँ पे आपको इश्यू हो सकता है। बहुत इशू होता है यहाँ में। अगर दोनों पार्टी जेन्युइन है, अगर आपका जो गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है उनके सोर्स ऑफ इनकम भी जेन्युइन है और जो रिसीवर है उसको तो टैक्स लगना ही नहीं है, और जो गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है उसका भी सोर्स ऑफ इनकम जेन्युइन है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, जब कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही क्यों प्रेफरेंस देता है? कुछ इसके पीछे खास वजह है? ये समझने के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड का एक बेनिफिट समझना रहेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट। मैं एक केस लेकर आपको समझाता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 6 बार इंसॉल्वेंसी फाइल की है, बट नॉट इन अ इंडिविजुअल कैपेसिटी, इट वाज हिज बिजनेसेस हु फाइल्ड फॉर द इंसॉल्वेंसी। एक और एग्जांपल, विजय माल्या आज पॉडकास्ट में आके बता रहे हैं कि आई हैव नेवर बोरोड अ सिंगल मनी फ्रॉम एनीवन। टेक्निकली ये बात सही है, क्योंकि इट वाज अ किंगफिशर एयरलाइन हु बोरोड द मनी। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद जो बिजनेस ओनर है और जो कंपनी है, इन दोनों के बीच एक डिफरेंस है, जिसे हम लीगल लैंग्वेज में कॉर्पोरेट वेल कहते हैं, जहाँ पे दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटी है। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड में वर्ड लिमिटेड इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे लायबिलिटी इज अ लिमिटेड, राइट। तो एक इन्वेस्टर बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करता है? उससे रिटर्न्स कमाने हैं, उसका कंसर्न रिटर्न और इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा है। फ़र्ज़ करते हैं कि आप और मैं एक पार्टनरशिप फर्म में आ रहे हैं, मेरे पास बढ़िया सा बिजनेस है और आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए है। आप मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो और मैं जो है बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बट क्या हो अगर कि मेरी गलतियों की वजह से आपको भी भुगतान देना पड़े, आपकी पर्सनल असेट्स को भी भुगतान देना पड़े। आप तो क्या कहोगे कि अमीन जी, मेरा तो ऑलरेडी बिजनेस है, मैं तो जस्ट एक आपका स्लीपिंग पार्टनर था, मैंने तो आपको इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे आप सिर्फ रिटर्न दीजिए, मुझे ये बिजनेस के लीगल कंप्लेक्सिटी में आप कहाँ फंसा रहे हो, राइट। क्योंकि एज अ इन्वेस्टर आप ऑलरेडी जो है रिस्क ले रहे हो, विच इज़ द रिस्क ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो लीगल रिस्क आप क्यों लेना चाहोगे? तो कहीं ना कहीं पे आप उसको लिमिटेड करना चाहते हो। तो यहाँ पर ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कम्स इनटू पिक्चर, जहाँ पे शेयर होल्डर इज अ डिफरेंट पर्सन जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, डायरेक्टर इज अ डिफरेंट पर्सन हु रन्स द कंपनी, एंड कंपनी इटसेल्फ अ डिफरेंट पर्सन। तो जहाँ पे शेयर होल्डर सिर्फ अपना कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है एंड द डायरेक्टर्स हु रन्स द कंपनी आर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये जो बेनिफिट रहता है, जहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इजीली मिल सकता है और आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। मुझे एक बात बताओ कि आप ये बोल रहे हो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक लीगल एंटिटी अलग है, इंसान अलग है, पर जब फ्रॉड आता है तो इंसान को पकड़ा जाता है ना, लिमिटेड कंपनी को तो नहीं पकड़ा जाता है ना, तो दोनों में फ़र्क क्या हो गया? मैंने अभी आपको बताया कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट लीगली इंट्रोड्यूस किया गया है। और अगर कंपनी को मान लीजिए कि कुछ भी फाइन होता है या जेल होती है, तो कंपनी को तो पकड़ के जेल में नहीं डाल सकते ना, उसके पीछे रियल फाउंडर्स कौन है उन्हें ढूंढना रहेगा। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो कोर्ट है ये कॉर्पोरेट वेल को हटा देगी यहाँ से, और जब कॉर्पोरेट वेल हट जाएगा तब पता चलेगा कि बैक पिक्चर से कौन से ऑपरेट कर रहा है, एंड देन हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे कई सिर्फ ऐसा नहीं है डायरेक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, it can be the managerial position. Whoever is directly responsible for that part can be held liable. विजय माल्या जी का केस भी अगर लो आप, तो उसमें एक आदमी तो होगा नहीं, क्योंकि सीए भी लायबल होंगे उसके अंदर, सीए ने फाइल भरा होगा, बैंकों ने लोन अप्रूव किया होगा, बोर्ड मेंबर होंगे, कम से कम भी 100 लोग इन्वॉल्व होंगे, और फिर भी विजय माल्या चोर है, क्यों? वो तो पूरा एक अलग ही केस है जहाँ पे विजय माल्या जी ने खुद भी बताया कि इट इज रन बाय द नैरेटिव। बट हाँ, कहीं भी आपका जो क्वेश्चन वैलिड है कि कहीं पे भी वैसा कुछ होगा तो वहाँ पे कई सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, बट यहाँ पे हर पार्टी का रोल भी लिमिटेड होता है। सो अल्टीमेटली हुएवर इज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। कई केसेस वैसे भी हैं जहाँ पे ऑडिटर्स आर ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कई केसेस वैसे हैं जहाँ पे कंपनीज आर ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टर्स आर ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सो हुएवर इज द अल्टीमेट पार्टी जहाँ से दिक्कत होना शुरू हुआ है, इट कैन बी द हेल्ड रिस्पॉन्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अमित जी, इस पॉडकास्ट के कुछ आखिरी सवाल आपसे। एक सवाल ये आता है कि सब लोग मानते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, सलमान खान, आमिर खान, अभिषेक बच्चन, खुद को किसान बताते हैं, ऐसा सुनने में आता है, और वो एग्रीकल्चर लैंड बाय करते हैं और इनकम टैक्स में पैसा बचा लेते हैं कि हम फार्मर है। तो ये कैसे काम करती है टेक्निक? सबसे पहले तो एक
यहाँ पे प्रोविजन समझना रहेगा कि जो लॉ है, जो एक्ट है, वो इमोशन के बेस पे नहीं चलता है। वहाँ पे जो है लॉ फेयर या अनफेयर नहीं होता है, लॉ इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन की तरीके से चलता है। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था और उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज ऑक्यूपाइड इनटू द एग्रीकल्चरल पर्पस, तो वहाँ पे लॉ मेकर का जो इंटेंशन था वो सही था कि जितने भी किसान हैं उनको टैक्स नहीं करना चाहिए ताकि अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, और वो प्रोविज़न आज तक चलता आया है। अब अगर आप सही में आपकी जेन्युइन इनकम है, आपके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है जहाँ पे आप फार्मिंग कर सकते हो, कल्टीवेटेड प्रॉपर्टी है आपकी और वहाँ से फार्मिंग की इनकम हो रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कल्टीवेटेड प्रॉपर्टी पे आप फार्म को वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हो और आपको इनकम हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने सिर्फ जस्ट एक कल्टीवेटेड प्रॉपर्टी है, वहाँ पे कुछ भी फार्मिंग नहीं होता है, वो बंजर ज़मीन पड़ी हुई है और आप वहाँ पे दिखा दे रहे हो कि 5 करोड़ की मेरी इनकम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहाँ से हुआ है, तो वैसे केस में आपको ट्रबल हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब ज़ाहिर सी बात है वो भी मॉडर्न हो चुके हैं, ऑफिसर्स भी, जो कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं, न्यूज़ में भी आया हुआ है कि एक असेसिंग ऑफिसर ने जो कल्टीवेटेड प्रॉपर्टी है वहाँ पे मान लेते हैं कि भाई 5 करोड़ की इनकम डिक्लेयर की थी, तो असेसिंग ऑफिसर ने गूगल इमेजरी पे जाके देखा कि वो कितने हेक्टेयर की ज़मीन है और वहाँ पे क्या सही में 5 करोड़ की इनकम हो सकती है या नहीं हो सकती है। और वहाँ पे जाके जब विज़िट किया तो पता चला कि ये ज़मीन तो जस्ट बंजर पड़ी है और वहाँ पे ब्लैक मनी को बाइट करने की कोशिश की थी और वहाँ पे दिक्कत भी हुई है। तो प्रॉपर्ली आप मैनेज कर रहे हो, टैक्स प्लानिंग कर रहे हो, आपकी अदर इनकम के साथ-साथ एग्रीकल्चर इनकम भी आप दिखा रहे हो। सो इट इज़ अ जेन्युइन पार्ट। बट जस्ट बिकॉज़ आपने उस सेक्शन का लूप होल यूज़ किया है या उस सेक्शन को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अमीन जी कि टैक्स इज टेररिज्म, आप क्या बोलते हो इसको? नहीं, वैसा नहीं है। आपको एक बात समझ लेने का, राकेश झुनझुनवाला का एक फ़ेमस कोट है, द इट इज़ नॉट गवर्नमेंट बिज़नेस टू रन द बिज़नेस, राइट? गवर्नमेंट का काम क्या है? चीज़ों को गवर्न करना, और वो गवर्न करने के लिए एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्री तक ले जाने के लिए या किसी भी कंट्री को रन करने के लिए कई सारे रिसोर्सेज़ लगते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंटरनल अफेयर्स हो गए, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए, राइट? इकोनॉमिक अफेयर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें करने में गवर्नमेंट को कई सारा पैसा लगेगा। गवर्नमेंट तो बिज़नेस कर नहीं रही है। तो यहाँ पे जो बिज़नेसेस है, वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट लेकर, उनकी टेरिटरी में रहकर, ज्यूरिडिक्शन में रहकर प्रॉफिट अर्न करे, तो इट्स द बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहाँ पे टैक्स पे करे। जितने भी जो एम्प्लॉइज़ है, वो बिज़नेसेस में काम करे, तो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो टैक्स पे करे। द रीज़न बीइंग, it is a tax is a moment to pay back towards the society whatever that you have earned from the society, so it's their moral responsibility। हाँ, लेकिन यहाँ पे दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना ज़रूरी है। टैक्स पेयरों का सही तरीके से टैक्स पे करना है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो टैक्स का पैसा बनकर आया है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अच्छा अमीन जी बताइए कि फिनटेक और ऑनलाइन टैक्स प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ रहे हैं अभी, ठीक है? क्या अभी भी ह्यूमन टच की ज़रूरत है? एक सीए मतलब एक सीए की ज़रूरत है ऑनलाइन टैक्स फाइल करने के लिए? जी। जब 2025 में घर बैठे आपका खाना आ जाता है, घर बैठ के सारी चीज़ें आ जाती है, तो प्रोफेशनल सर्विसेज भी क्यों ना बिज़नेस के डोर स्टेप पर चली जाए, राइट? और एआई का बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन ये बात भी समझना ज़रूरी है कि एआई इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीवन, राइट? हर कोई एआई से इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, आपको कुछ टेक्स्ट बन के नहीं आता है या आपका सिंपल रिटर्न है, तो आप एआई के द्वारा फाइल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभिषेक जी, जब बात लाखों के टैक्स पेमेंट की आती है, तब वहाँ पे एआई एक सेकंड ओपिनियन का काम करता है। वहाँ पे सही में आपको एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है। एंड देयर द फाइलटेक्स ऑफ लाइफ कम्स इनटू पिक्चर, वेयर वी हेल्प यू टू कनेक्ट विद द राइट प्रोफेशनल्स एट योर फिंगर टिप्स। थैंक यू अमीन जी फॉर कमिंग इन दिस शो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपनी, जो भी आप काम कर रहे हैं और अच्छा काम करते रहे, फाउंडर्स को हेल्प करते रहे टैक्सेशन के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अभिषेक जी फॉर इनवाइटिंग। थैंक